आज 3 मार्च 2026 है और अगर हम एक तस्वीर की कल्पना करें ना तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर। हाँ। एक युवा लड़का जो बिहार में किसी जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में गोते लगा रहा है और फिर कई दशकों बाद वही व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी का नियंत्रण एकदम नई पीढ़ी को सौंप रहा है। बिल्कुल। और ये जो हाल ही में हुआ है, मेरा मतलब है 20 जनवरी को, जब जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 45 वर्षीय नितिन नवीन को सौंपा। एक दौर का अंत और एक नए दौर की शुरुआत कह सकते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक मौजूद है। बायोग्राफीज हैं, द वीक और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं, साथ ही इंडिया टुडे की विस्तृत रिपोर्ट्स और कई सरकारी प्रेस रिलीजेस भी हैं। और यहाँ इस चर्चा का जो मूल उद्देश्य है उसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में स्पष्ट कर देते हैं। हमारा काम यहाँ किसी विचारधारा या राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है। हम बस इन तमाम दस्तावेजों के जरिए एक केस स्टडी कर रहे हैं, एक निष्पक्ष विश्लेषण। जी, एक ऐसे व्यक्ति के सफर को डिकोड कर रहे हैं जो छात्र राजनीति की गलियों से निकलकर एक ऐसे संगठन के शिखर तक पहुंचा जिसका आकार कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है, और साथ ही जिसने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी भारी भरकम प्रशासनिक जिम्मेदारी भी संभाली। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उस स्विमिंग वाले हिस्से से, क्योंकि जब मैंने उनकी बायोग्राफी के नोट्स पढ़े तो मैं सच में थोड़ा हैरान रह गया। वो पटना वाला हिस्सा। हाँ, 2 दिसंबर 1960 को पटना में उनका जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में एक जाने माने प्रोफेसर थे, जो बाद में रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने थे। तो मतलब एक बहुत ही अकादमिक और शांत माहौल रहा होगा घर का। लेकिन नड्डा जी का बचपन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ऑल इंडिया जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बाकायदा बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। खेल के मैदान से राजनीति का ये जो ट्रांजिशन है न, वो बहुत आम नहीं होता। एकदम सही। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में है, 1975 में जब वो महज एक बच्चे थे तब उन्होंने जेपी आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकार के खिलाफ रिले फास्ट में हिस्सा लिया था, यानी क्रमिक अनशन। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो ये छोटी छोटी लगने वाली घटनाएं बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल। दरअसल एक राजनीतिक जमीन तैयार कर रही होती है। 75 का जेपी आंदोलन कोई साधारण विरोध प्रदर्शन तो था नहीं, वो तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा भूकंप था जिसने पूरी एक नई पीढ़ी के नेताओं को जन्म दिया। सही कहा। एक प्रोफेसर के घर का लड़का जब सड़क पर उतरकर अनशन करता है तो वो किताबी ज्ञान से निकलकर सीधा जमीनी हकीकत से टकरा रहा होता है। और फिर आगे चलकर जब वे पटना कॉलेज गए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गए। लेकिन उनके राजनीतिक सफर का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो 1987 का साल था। हाँ, 87 का वो वाकया जब उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाकर सरकार के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक अभियान चलाया था, और इसके लिए उन्हें 45 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। 27 साल के युवा के लिए 1.5 महीने जेल में बिताना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो दौर था जिसने शायद उनके अंदर के संगठनकर्ता को गढ़ा। जाहिर है, और राजनीति में जेल जाना अक्सर एक तरह का मेडल माना जाता है। ये साबित करता है कि नेता जमीनी संघर्ष के लिए तैयार है। यही वजह थी कि नवासी आते आते महज 29 साल की उम्र में उन्हें पार्टी की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी जैसी गंभीर जिम्मेदारी दे दी गई। और फिर 91 में वे 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों के साथ एकता यात्रा का प्रबंधन करना उनके लिए एक मास्टर क्लास की तरह था। लेकिन यहाँ एक बड़ा भौगोलिक और रणनीतिक बदलाव देखने को मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश वाला शिफ्ट। हाँ, बिहार की राजनीति से निकलकर उनका पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश पर शिफ्ट हो जाता है। उन्होंने शिमला के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की और वहीं की राजनीति में अपनी जड़ें जमा ली। 93 में वे पहली बार बिलासपुर से विधायक चुने गए, और सिर्फ जीते ही नहीं, 94 से 98 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। फिर 98 और 2007 में भी चुनाव जीते हैं। हिमाचल का ये फेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने उन्हें पूरी तरह से एक आंदोलनकारी से प्रशासक में बदल दिया। उन्होंने वहाँ वन, पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया। एक छोटे राज्य में मंत्री होने का फायदा ये होता है कि आपको नीतियों को जमीन पर लागू करने की बारीकियों का बहुत करीब से अनुभव होता है। और यही वो प्रशासनिक नींव थी
जिसने उन्हें बाद में दिल्ली के सत्ता के गलियारों में स्थापित किया। 2010 में उन्होंने राज्य की राजनीति छोड़ी, राष्ट्रीय महासचिव बने और 2012 में राज्यसभा पहुंच गए। और राज्यसभा से होते हुए हम आते हैं उस दौर में जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में ला खड़ा किया। 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष और फिर 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जरा इस बात के वजन को समझना होगा। अमित शाह जैसे कद्दावर और रणनीतिक रूप से आक्रामक नेता से पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना। अमित शाह का दौर पार्टी के बाहरी विस्तार का दौर था। बिल्कुल। और नड्डा के सामने चुनौती थी उस विस्तार को संभालना और उसे एक व्यवस्थित आकार देना। यही वो जगह है जहां संगठन कौशल की असली परीक्षा होती है। जब कोई संगठन बहुत तेजी से फैलता है तो उसके बिखरने का डर भी उतना ही होता है। दस्तावेजों के आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। वे बताते हैं कि नड्डा के अध्यक्षीय कार्यकाल में पार्टी ने सदस्यता अभियान के तहत 180 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ नए सदस्य बनाए। इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये संख्या रूस या बांग्लादेश जैसे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इतने बड़े मानव संसाधन को सिर्फ एक डेटाबेस में रखना काफी नहीं होता। उन्हें सक्रिय राजनीतिक कैडर में बदलना एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिकल काम है। और इस कैडर का असर चुनावी नतीजों में साफ दिखा। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार उनके नेतृत्व में पार्टी ने 33 विधानसभा चुनाव लड़े और उनमें से 19 में जीत हासिल की। इनमें कई चुनाव तो ऐसे थे जहां राजनीतिक विश्लेषक हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में सत्ता बचाना या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी करना, ओडिशा में एक अभूतपूर्व विस्तार और दिल्ली में मजबूत उपस्थिति बनाए रखना। लेकिन इन चुनावों में एक और रणनीति थी जो ध्यान खींचती है। वो उनकी लीडरशिप बदलने की रणनीति ना, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर हुई। आप उस पीढ़ीगत बदलाव यानी जेनरेशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए तो उन्होंने जो किया वो किसी राजनीतिक जुए से कम नहीं था। कई स्थापित और दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके एकदम नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा, जो पहली बार के विधायक थे और जिनके पास सरकार चलाने का शून्य प्रशासनिक अनुभव था। क्या इतने बड़े और जटिल राज्यों को ऐसे नए हाथों में सौंपना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? बाहर से देखने पर यह जोखिम लगता है, लेकिन 2023 में इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में नड्डा ने इसके पीछे की पूरी कार्यप्रणाली समझाई थी। उनका तर्क बहुत सीधा था कि आज जो दिग्गज हैं, वे भी कभी नए थे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ या मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण दिया। जब ये लोग मुख्यमंत्री बने थे तब इनके पास भी कोई पूर्व प्रशासनिक अनुभव नहीं था। तो रणनीति ये थी कि नई लीडरशिप की एक पूरी नई कतार तैयार की जाए। और ऐसा नहीं था कि नए मुख्यमंत्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहा था। ये एक बहुत ही सोची समझी संस्थागत रणनीति थी, जिसमें पुराने दिग्गजों जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में लाकर राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया और राज्यों में नई जमीन तैयार की गई। ये तो हुई संगठन और चुनावी रणनीति की बात। लेकिन मई 2024 में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरे राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी। हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू वाला बयान। हाँ, जब उनसे पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के रिश्तों पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। वो बयान राजनीतिक विज्ञान के नजरिए से एक पूरी केस स्टडी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पार्टी छोटी थी, कम सक्षम थी, इसलिए इसे आरएसएस की जरूरत थी। लेकिन अब पार्टी बढ़ गई है, सक्षम है, तो पार्टी अपने आप को चलाती है। जरा सोचिए इस बात को। एक ऐसा संगठन जो दशकों से अपने वैचारिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन के लिए एकमात्र संस्था पर निर्भर रहा हो, उसके शीर्ष नेता का ये कहना कि वे अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि आरएसएस वैचारिक मोर्चे पर काम करता है और उनकी पार्टी राजनीतिक मोर्चे पर। उसी इंटरव्यू में जब मथुरा और वाराणसी के विवादित स्थलों का जिक्र आया तो उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से कह दिया कि फिलहाल पार्टी के पास वहां मंदिर निर्माण की कोई योजना नहीं है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, विचारधारा बनाम व्यवहारिकता का। ये बयान दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी अब अपनी नीतियां और फैसले अपने राजनीतिक नफे नुकसान और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तय कर रही है, न कि केवल वैचारिक निर्देशों पर। ये एक पार्टी के वयस्क होने का दावा था। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वे सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। एक प्रशासक के रूप में उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी उतना ही भारी भरकम है।
2014 से 2019 तक वे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। और फिर जून 2024 में उन्होंने फिर से यही जिम्मेदारी संभाली। साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी उनके पास आया। एक प्रशासक के तौर पर उनकी सबसे बड़ी पहचान आयुष्मान भारत योजना है। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन अगर इसके स्केल को समझें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर देना। इसे जमीन पर उतारने के लिए जिस तरह के बुनियादी ढांचे और समन्वय की जरूरत होती है, वो किसी भी मंत्री के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगस्त 2025 की अफेयर्स क्लाउड की रिपोर्ट इसी विस्तार को और स्पष्ट करती है। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। 325 करोड़ रुपए की लागत से बने इन कॉलेजों में 100 MBBS सीटें जोड़ी गई हैं। सिर्फ सरकारी नहीं, PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के समझौते हुए हैं। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम भी तेजी से हुआ है। मध्य प्रदेश में ही आयुष्मान सखी नाम का एक स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह एक ऐसा डिजिटल टूल है जो आम नागरिक को स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में देता है। इसी तरह आशा संवाद प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर गुरुवार को जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा वर्कर से सीधे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम के लिए स्वस्थ यकृत मिशन या हेल्दी लिवर मिशन के तहत 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा डेटा भी सामने आया है। ये तमाम चीजें एक सफल प्रशासक की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन किसी भी गहरे विश्लेषण में हमें तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखना होता है। बिल्कुल, निष्पक्षता के लिए हमें उन दस्तावेजों को भी ज्यों का त्यों समझना होगा। इंडिया टुडे और कुछ अन्य रिपोर्टों में 2014-15 के एक बहुत बड़े विवाद का जिक्र है, जिसने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनके शुरुआती कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए थे। यह मामला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से जुड़ा था। 2012 से 14 के बीच संजीव चतुर्वेदी वहां के मुख्य सतर्कता अधिकारी या CVO थे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि CVO का काम संस्थान के भीतर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच करना होता है। रिपोर्टों के अनुसार चतुर्वेदी एम्स में कथित तौर पर 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रहे थे। इंडिया टुडे की उस समय की कवरेज बताती है कि नड्डा जी ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कई पत्र लिखे थे, जिनमें इस जांच को रोकने और चतुर्वेदी को उनके पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद चतुर्वेदी को पद से हटा भी दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक टकराव था। बात इतनी बढ़ गई कि 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नड्डा को नोटिस जारी करके एम्स के भ्रष्टाचार मामलों में उनकी भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा था। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इन रिपोर्टों के आधार पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। ये सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी है। ये एक तथ्य है कि विपक्ष और मीडिया ने इसे लेकर बहुत कड़े सवाल उठाए थे, और एक बड़े मंत्री के रूप में ये उनके करियर का एक ऐसा अध्याय है जिसने उनकी प्रशासनिक छवि को काफी चुनौती दी थी। और चुनौतियों की बात करें तो इससे भी बड़ी एक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी चुनौती जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, कोविड-19 महामारी। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब लॉकडाउन लगा। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्होंने जिस तरह अपने मशीनरी को राहत कार्य में लगाया, वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने सेवा ही संगठन नाम से एक अभियान शुरू किया। आप उस 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली बात को यहाँ से जोड़कर देखिए। जब पूरा देश बंद था, तब इस विशाल कैडर को राहत कार्यों में झोंक दिया गया। दस्तावेजों के आंकड़े बताते हैं कि इस अभियान के तहत भारत के 900 से अधिक जिलों में 22 करोड़ से ज्यादा फूड किट बांटे गए। 5 करोड़ से अधिक राशन किट और 5 करोड़ 66 लाख से ज्यादा फेस मास्क बांटे गए। यह एक राजनीतिक दल द्वारा चलाया गया दुनिया के सबसे बड़े राहत अभियानों में से एक था। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम दस्तावेजों, रिपोर्टों और बायोग्राफी के पन्नों को एक साथ रखकर देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने पटना के एक स्विमिंग पूल से शुरुआत की। जेपी आंदोलन में पुलिस की लाठियां और जेल देखी, हिमाचल के पहाड़ों में प्रशासनिक गुर सीखे, और फिर दिल्ली आकर एक ऐसी पार्टी का संचालन किया जो अब तक की सबसे बड़ी चुनावी मशीन बन चुकी है। एक तरफ वो आयुष्मान भारत जैसी विशाल स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर उतार रहे थे, तो दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह
एकदम नए चेहरों को सत्ता के केंद्र में स्थापित करने का जोखिम उठा रहे थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, और ये वो सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जब कोई राजनीतिक संगठन इतना विशाल हो जाता है कि वो अपने वैचारिक संरक्षकों से भी स्वतंत्र होकर खुद को चलाने का दावा करने लगता है, तो उसका भविष्य कैसा होता है? जब 65 वर्षीय जेपी नड्डा 45 वर्षीय नितिन नवीन को सत्ता सौंपते हैं, तो ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है। ये एक ऐसे संगठन का पीढ़ीगत बदलाव है जो अब विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक व्यवहारिकता और चुनावी जीत के विज्ञान पर चलता है। ये हस्तांतरण उस पार्टी के भविष्य और सबसे जरूरी बात, देश की आने वाली नीतियों को कैसे आकार देगा। ये एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री से परे जाकर हमें वर्तमान राजनीति की दिशा को समझने पर मजबूर करता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में एक छात्र नेता से लेकर दुनिया के सबसे बड़े दल के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री तक के इस सफर को खंगालने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस चर्चा से कई नई जानकारियां सामने आई होंगी और वर्तमान राजनीतिक बदलावों के पीछे का संदर्भ स्पष्ट हुआ होगा। इन उठने वाले सवालों पर विचार करना वाकई दिलचस्प रहेगा। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अगली बार एक नए और अहम विषय की गहराइयों को टटोलने के लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और विचार करते रहिए।